सक्सेस संगम में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको करवाता हूँ विजन आईएएस का आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। टॉपिक है 18वीं सदी का भारत। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्याय व्यवस्था, वारेन हेस्टिंग्स के तहत न्यायिक सुधार। ये विजन आईएएस का मॉडर्न हिस्ट्री का पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ मैं आपको पीडीएफ दे दूँगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो न्याय जो व्यवस्था है, वारेन हेस्टिंग्स के तहत न्यायिक सुधार। दीवानी मामले में निर्णय के लिए जिलों में दीवानी अदालतें की स्थापना की गई। वारेन हेस्टिंग्स ने न्यायिक सुधार में क्या किया? तो दीवानी मामले के लिए दीवानी अदालतें की स्थापना की। कहाँ की? तो जिला में। आगे देखिए, इन अदालतों को कलेक्टर के नियंत्रण में रखा गया। दीवानी मामले के जो दीवानती अदालतें थे, जिसकी स्थापना प्रत्येक जिला में की गई थी वारेन हेस्टिंग्स के न्यायिक सुधार के अनुसार, तो इसमें जो कलेक्टर के नियंत्रण में रखा गया था इन अदालतों को, तथा मुसलमानों के लिए मुस्लिम कानून तथा हिंदुओं के लिए हिंदू कानून को लागू किया गया। मुसलमानों के लिए मुस्लिम कानून और हिंदू के लिए हिंदू कानून को लागू किया गया। किस न्यायिक सुधार की बात की जा रही है? तो वारेन हेस्टिंग्स के तहत न्यायिक सुधार की बात की जा रही है। आगे चलिए। जिला दीवानती अदालतों की अपील सदर दीवानती अदालतों के पास की जा सकते थे। जिला जो दीवानी अदालत थी, इसकी अपील सदर दीवानी अदालत के पास की जा सकते थे। ठीक है, यानी कि आगे देखिए, आपराधिक विवादों में निर्णय करने के लिए एक भारतीय अधिकारी के अधीन जिला फौजदारी अदालतों को स्थापित किया गया। जो भी आपराधिक विवाद थे, इसके निर्णय के लिए जिला फौजदारी अदालतों का स्थापना किया गया। इसके लिए एक अधिकारी रखा जाता था। आगे चलिए। इस कार्य में काजी और मुफ्ती द्वारा उसे सहायता प्रदान की जाते थे। जो अधिकारी होते थे जिला फौजदारी अदालतों में, जो अधिकारी होते थे, इसके कार्य के लिए काजी और मुफ्ती द्वारा उसे सहायता प्रदान की जाती थी। ये अदालतें कलेक्टर के समान पर्यवेक्षण के अधीन थे। इसका पर्यवेक्षण करता था कौन? कलेक्टर। ठीक है। दीवानी न्यायालय कलेक्टरों के अधीन थे। दीवानी न्यायालय किसके अधीन थी? कलेक्टर के अधीन थी। फौजदारी न्यायालय का पर्यवेक्षण कलेक्टर कर सकता था या नहीं? हाँ, कर सकता था। आगे चलिए। जहाँ पर 500 रुपये के मामलों का निपटारा किया जाता था। दीवानी अदालतों में कितने रुपये की मामला का निपटारा किया जाता था? 500 रुपये के मामलों का निपटारा किया जाता था। 500 रुपये से अधिक के मुकदमों की सुनवाई सदर दीवानी अदालत करते थे। 500 तक का मामला, जो दीवानी मामला होते थे, वो कलेक्टर के अधीन थे। लेकिन इसके अलावा 500 से अधिक के जो मुकदमा थे, जो 500 रुपये से अधिक के जो विवादित मुकदमा होते थे, उसके लिए सदर दीवानी अदालत इसका मुकदमा की सुनवाई करते थे, जिसमें एक अध्यक्ष तथा 2 अतिरिक्त सदस्य होते थे। सदर दीवानी अदालत में एक अध्यक्ष प्लस 2 अतिरिक्त सदस्य होते थे। समझ गए? तो ये जो बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है? तो वारेन हेस्टिंग्स के न्यायिक सुधार की बात की जा रही है। ठीक है, आगे चलिए। मृत्युदंड तथा संपत्ति के अधिग्रहण के मामलों में अंतिम अनुमोदन मुर्शिदाबाद में स्थापित किए गए। मृत्युदंड तथा संपत्ति के अधिग्रहण का जो मामला होता था, इसके अंतिम अनुमोदन के लिए मुर्शिदाबाद में स्थापित किए गए थे। क्या स्थापित किए गए थे? सदर निजामत अदालत। कहाँ स्थापित किए गए थे? मुर्शिदाबाद में। जो मुर्शिदाबाद में जो अदालत स्थापित हुई थी, वो सदर निजामत अदालत थी। इसका कार्य क्या था? मृत्यु दंड और संपत्ति के अधिग्रहण के लिए अनुमोदन प्रदान कर रहे थे। अंतिम फैसला। आगे चलिए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। क्वेश्चन बनेगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार कलकत्ता में, कहाँ? कलकत्ता में क्या स्थापित किया गया? एक उच्चतम न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था कलकत्ता में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, तो ये अभी हम लोग क्या देख लिए? वारेन हेस्टिंग्स
के न्यायिक सुधार। वारेन हेस्टिंग्स के न्यायिक सुधार के बारे में आपको लिखने बोलने के लिए बोलेगा तो आप बोल दीजिएगा। क्या क्या बोलिएगा? आप ये बोलिएगा कि दीवानी मामले के निर्णय के लिए दीवानी अदालतें, फौजदारी मामले के लिए फौजदारी अदालतें की स्थापना किया गया। 500 रुपया तक का जो भी मामला था उसके लिए कलेक्टर के अधीन रखा गया उसके निर्णय के लिए। 500 से अधिक के जो मुकदमा होते थे उसके लिए सदर दीवानी अदालतें में सुनवाई होती थी। और सदर दीवानी अदालतें में 3 सदस्य, कुल मिलाकर 3 सदस्य होते थे। एक अध्यक्ष होते थे और 2 अतिरिक्त सदस्य होते थे। और आपको ये भी बताना होगा, आपराधिक जो विवाद होते थे उसके लिए फौजदारी अदालतें की जो स्थापना हुई थी उसमें एक अधिकारी के अधीन फैसला सुनवाई की जाती थी और उस अधिकारी के लिए काजी और मुफ्ती, यहाँ देखिए काजी और मुफ्ती उस अधिकारी को सहायता प्रदान करते थे। लेकिन आपको मैं बता दूं जो फौजदारी अदालतें थीं, एक मिनट, फौजदारी जो अदालतें थीं इसका पर्यवेक्षण करता था, इसका पर्यवेक्षण करने की शक्ति किसके पास था? कलेक्टर के पास था। ठीक है। और आप बताइएगा कि वारेन हेस्टिंग्स के न्यायिक सुधार के अनुसार मुसलमानों के लिए मुस्लिम कानून और हिंदुओं के लिए हिंदू कानून लागू किया गया था और ये सारे नियंत्रण कलेक्टर के हाथों में था। इसमें और आप बता दीजिएगा, क्या बताइएगा कि मृत्युदंड और संपत्ति के अधिकरण का जो भी मामला था उसके लिए मुर्शिदाबाद में, कहाँ? मुर्शिदाबाद में सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई थी। और 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। इतना बता दीजिएगा तो आपका ये वारेन हेस्टिंग्स के न्यायिक सुधार पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। पीटी में कोई क्वेश्चन पूछेगा, मेंस में किसी भी प्रकार से लिखने देगा तो आप इसको लिख सकते हैं न्यायिक सुधार के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्नावालिस के न्यायिक सुधार। कर्नावालिस का प्रथम कार्य जिले में समस्त शक्ति को कलेक्टरों के हाथों में केंद्रित करना था। देखिए सबसे पहले इसमें मैं क्या करता हूँ, एक एक लाइन को समझते हैं पहले, फिर उसका एक बार सारांश निकाल देते हैं। ठीक है। इसके बाद आप क्या कीजिएगा, पीडीएफ को खुद से एक से दो बार पढ़िए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका पूरे तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस एक आएगा कि मैंने एक एक लाइन को किया है। ठीक है। यह उन आदेशों के अनुकूल था जो डायरेक्टरों ने उसे दिए थे। फिर से देख लीजिए, कर्नावालिस के जो न्यायिक सुधार हैं, कर्नावालिस के न्यायिक सुधार का प्रथम कार्य क्या था? जिले में समस्त शक्ति को कलेक्टरों के हाथों में केंद्रित करना था। यानी कि कलेक्टरों की ताकत को और मजबूती प्रदान की कर्नावालिस ने। यह उन आदेशों के अनुकूल था जो डायरेक्टरों के उसे दिए थे तथा जिसके मुख्य तत्व मितव्यता तथा सरलता थे। 1787 में जिलों के कार्यवाहक कलेक्टरों को दीवानी अदालतों के दीवानी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। 1787 में जिला के जो कार्यवाहक कलेक्टर थे, कलेक्टर्स इंचार्ज है ना, जिसको कलेक्टर की शक्ति प्रदान की जाती थी, तो कार्यवाहक कलेक्टर को दीवानी अदालतों के दीवानी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था तथा इसके अतिरिक्त उन्हें फौजदारी न्याय शक्तियाँ दी गई थी और सीमित मामलों में फौजदारी न्याय करने का भी अधिकार दिया गया था। फौजदारी न्याय भी दे सकते थे कलेक्टर इंचार्ज, जो कार्यवाहक कलेक्टर होते थे। दीवानी मामलों के न्यायाधीश के रूप में भी कार्य करते थे कार्यवाहक कलेक्टर। तो आपको यह क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि 1787 में जो कर्नावालिस के न्यायिक सुधार के अनुसार कार्यवाहक कलेक्टर को शक्तियाँ थी, क्या क्या शक्तियाँ थी? फौजदारी मामलों की शक्तियाँ थी, फौजदारी मामलों के निर्णय की शक्तियाँ थी और दीवानी न्यायाधीश की भी शक्ति थी। हाँ, ये दोनों सही है। आगे चलिए। फौजदारी न्याय में कुछ अन्य परिवर्तन भी किए गए। भारतीय न्यायाधीशों वाली जिला फौजदारी अदालतों के समाप्त कर उसके स्थान पर 4 सर्किट कोर्ट की स्थापना की गई, जिनमें से 3 बंगाल के लिए तथा 1 बिहार के लिए थे।
फौजदारी न्यायालय में कुछ अन्य परिवर्तन भी किए गए थे। इसमें 4 सर्किट कोर्ट की स्थापना की गई थी और 4 सर्किट कोर्ट में एक बिहार में था और 3 बंगाल में था सर्किट कोर्ट। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, 4 सर्किट कोर्ट स्थापना की गई थी और समाप्त किसे किया गया, जिला और फौजदारी अदालतों को समाप्त कर दिया गया। उसके स्थान पर 4 सर्किट कोर्ट लाया गया, 3 बंगाल में, 1 बिहार में। ठीक है, आगे चलिए। इन न्यायालयों के अध्यक्ष अनुबद्ध यूरोपीय ही होते थे तथा काजी और मुफ्ती उनकी सहायता करते थे। काजी और मुफ्ती सहायता करते थे और ये जो सर्किट कोर्ट बनाए गए थे इसके जो अध्यक्ष होते थे अनुबद्ध यूरोपीय ही होते थे। ठीक है, मुर्शिदाबाद में स्थित सदर निजामत अदालत के स्थान पर एक ऐसा ही न्यायालय कलकत्ता में स्थापित कर दिया गया। मुर्शिदाबाद में स्थित सदर निजामत अदालत के स्थान पर एक ऐसा ही न्यायालय कलकत्ता में स्थापित कर दिया गया जिसमें गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद के सदस्य सम्मिलित थे तथा जिसकी सहायता के लिए मुख्य काजी तथा मुख्य मुफ्ती होते थे। ठीक है, चलिए देखिए, तो कर्नवालिस के न्यायिक सुधार, तो इसका एक बार सारांश निकाल लीजिए। कर्नवालिस के न्यायिक सुधार में क्या क्या हुआ था। तो कर्नवालिस का जो न्यायिक सुधार था इसमें समस्त शक्ति को कलेक्टरों के हाथों में केंद्रित किया गया था। 1787 में कार्यवाहक कलेक्टरों की नियुक्ति की गई थी जिसके अधीन दीवानी अदालतों के दीवानी न्यायाधीश के रूप में वे कार्य करते थे और फौजदारी न्याय भी देने का इनको अधिकार था। किसको, कार्यवाहक कलेक्टर को। और फौजदारी न्यायालय में कुछ भी परिवर्तन, कर्नवालिस के न्यायिक सुधार के अनुसार फौजदारी न्यायालय में भी परिवर्तन किए गए। फौजदारी न्यायालय को पूरे तरीके से समाप्त किया गया और उसके स्थान पर 4 सर्किट कोर्ट स्थापना की गई थी। 4 सर्किट कोर्ट में 3 बंगाल में थे और 1 बिहार में थे। और ये जो सर्किट कोर्ट थे इसके लिए यूरोपीय को भी न्यायाधीश के रूप में चुना गया, अध्यक्ष के रूप में चुना गया और उसकी सहायता के लिए काजी और मुफ्ती उनकी सहायता करते थे। और मुर्शिदाबाद में जो सदर निजामत अदालत होती थी जहां मृत्युदंड और भूमि अधिग्रहण का मामला की सुनवाई की जाती थी, उसके स्थान पर यहाँ भी सर्किट टाइप का एक न्यायालय स्थापित किया गया था जिसमें गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद के सदस्य उसमें शामिल थे और उसकी सहायता के लिए काजी और मुफ्ती होते थे। ठीक है, तो ये इतना आपका हो गया कर्नवालिस का न्यायिक सुधार। चलिए आगे देखते हैं कर्नवालिस संहिता। कर्नवालिस के द्वारा 1793 तक अपने न्यायिक सुधारों को अंतिम रूप प्रदान किया गया। कर्नवालिस के द्वारा 1793 तक अपने न्यायिक सुधारों को अंतिम रूप प्रदान किया गया। इन सुधारों का विश्लेषण निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर किया जा सकता है। अब देखिए कर्नवालिस संहिता में क्या क्या किया गया। यह सुधार प्रसिद्ध सिद्धांत शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था। ठीक है, उसके कर तथा न्याय प्रशासन को पृथक किया गया, कर और न्याय प्रशासन को अलग किया गया। कर्नवालिस संहिता द्वारा कलेक्टर की न्यायिक और फौजदारी शक्तियाँ ले ली गई, मतलब छीन ली गई। कर्नवालिस संहिता में कलेक्टर की जो न्यायिक और फौजदारी शक्तियाँ थी उससे छीन ली गई। उसके पास केवल कर संबंधी शक्तियाँ रह गई। कर्नवालिस संहिता में न्यायिक और फौजदारी शक्तियाँ छीन ली गई, केवल कर संबंधी शक्तियाँ रह गई थी। जिला दीवानी न्यायालयों में कार्य के लिए जिला न्यायाधीश के रूप में अधिकारियों की नई श्रेणी गठित की गई। इन्हें फौजदारी तथा पुलिस के भी कार्य दिए गए। ठीक है, तो अगर देखिए दीवानी अदालतों की एक क्रमिक श्रेणी स्थापित इसमें की गई थी। सबसे नीचे मुंसिफ की अदालत को 50 रुपये तक के मामले सुनने का अधिकार था। जो दीवानी अदालतों की जो क्रमिक श्रेणी थी तो वो मुंसिफ की अदालत थी। इसमें 50 रुपये तक के मामले सुनते थे और इसके मुंसिफ के ऊपर थे मुंसिफ के ऊपर, उसके ऊपर रजिस्ट्रार की अदालत होते थे, रजिस्ट्रार की अदालत होते थे, मुंसिफ के ऊपर रजिस्ट्रार। इन दोनों न्यायालय से अपील नगर अथवा जिला अदालतों में की जा सकते थे।
मुंसिफ के ऊपर रजिस्ट्रार, और रजिस्ट्रार के ऊपर हम अपील कहाँ कर सकते हैं? तो जिला अदालतों में या फिर नगर अथवा जिला अदालतों, जो भी कहिए, डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिटी कोर्ट्स। ठीक है, आगे चलिए। जिला न्यायालयों के ऊपर 4 प्रांतीय न्यायालय थे। ठीक है, जिला न्यायालय के ऊपर 4 प्रांतीय न्यायालय थे जहां जिला न्यायालयों से अपील की जा सकती थी, है ना, 4th सर्किट कोर्ट जो था। इससे ऊपर कलकत्ता में स्थित सदर दीवानी अदालत होती थी, और 4 प्रांतीय न्यायालय से भी ऊपर सदर दीवानी अदालत होती थी, जिसके सदस्य गवर्नर जनरल तथा उसके पार्षद होते थे। ठीक है, तो ये इस जो सदर दीवानी अदालत होती थी कलकत्ता में, इसका अध्यक्ष सदस्य कौन होता था? गवर्नर जनरल, और उसके जो पार्षद सदस्य होते थे। ठीक है, आगे चलिए। 5,000 से अधिक के मूल्य के मामले की अपील सपरिषद सम्राट के पास ही की जा सकते थे। 5,000 रुपये से अधिक मूल्य का कोई भी यदि मामला हो तो किंग ऑफ काउंसिल के पास इस मामले की अपील की जा सकती थी। आगे चलिए। इन जिलों के रहने वाले यूरोपीय लोग इन जिलों में रहने वाले यूरोपीय लोग भी इन्हीं दीवानी अदालतों के अधीन कर दिए गए। इसी प्रकार सरकारी अधिकारियों को भी अपने सरकारी कार्य के लिए इन्हीं न्यायालयों के सम्मुख उत्तरदायी होना पड़ता था। इस प्रकार कर्नावालिस ने विधि की संप्रभुता, सॉवर्निटी ऑफ लॉ का नियम, जो इससे पूर्व नहीं था, भारत में लागू कर दिया। ठीक है, आगे देखिए। कर्नावालिस ने फौजदारी न्याय व्यवस्था में भी परिवर्तन किए हैं। फौजदारी न्याय व्यवस्था में क्या परिवर्तन किया था, इस चीज को देख लीजिए। भारतीय अधिकारियों के अधीन कार्य करने वाले जिला फौजदारी न्यायालय समाप्त कर दिए गए, यानी कि इसमें जिला फौजदारी न्यायालय को समाप्त कर दिया। प्रांतीय सर्किट कोर्ट को जो दीवानी अपीलें सुनती थी वह फौजदारी सर्किट अदालतों के रूप में भी कार्य करते थे, यानी कि जो दीवानी प्रांतीय सर्किट जो कोर्ट होते थे, जो दीवानी अपील सुनते थे, वह फौजदारी सर्किट कोर्ट अदालत के रूप में भी कार्य करते थे। इनमें भारतीय काजी और मुफ्ती होते थे। ठीक है, इन्हें मृत्यु दंड देने की अनुमति थी, ठीक है, सर्किट कोर्ट को, परंतु उनकी पुष्टि सदर निजामत अदालत द्वारा आवश्यक थी। मृत्यु दंड दे सकते थे, लेकिन सदर निजामत अदालत जो होते थे उसके द्वारा उसकी पुष्टि की जानी आवश्यक थी, जो कि फौजदारी मामलों में उच्चतम न्यायालय का कार्य करते थे। यानी कि फौजदारी मामलों में उच्चतम न्यायालय का कार्य कौन करते थे? तो सदर निजामत अदालत। गवर्नर जनरल को क्षमा दान अथवा लघुकरण की अनुमति थी। गवर्नर जनरल लघुकरण कर सकते थे या फिर क्षमादान भी कर सकते थे। आगे देखिए। कर्नावालिस की न्याय व्यवस्था का विश्लेषण। सकारात्मक पहलू पश्चिमी न्याय व्यवस्था पर आधारित था। विधि शासन द्वारा स्थापित किया गया। शासकों के व्यक्तिगत एवं धार्मिक कानूनों की जगह संहिताबद्ध कानून लागू किया गया। यद्यपि यूरोपीय के मामलों में भी कानून के दायरे में ला दिया गया, किंतु फौजदारी मामलों में उनकी सुनवाई केवल अंग्रेज न्यायाधीश ही कर सकते थे। सरकारी अधिकारियों को अपने कार्यों के प्रति दीवानी न्यायालयों के सम्मुख जवाबदेह बना दिया गया। नकारात्मक पहलू देखिए। पश्चिमी न्याय व्यवस्था पर आधारित होने के कारण नया कानून जटिल, नवीन तथा जनसाधारण के लिए अपरिचित था। न्याय व्यवस्था अत्यधिक दुरूह, जटिल एवं खर्चीली बन गई थी। धनवान एवं प्रभावशाली व्यक्ति इसका दुरुपयोग करने लगे थे। मुकदमा दायर करने का तात्पर्य था न्याय में विलंब, यानी न्याय में विलंब होता था। मुकदमों की संख्या बढ़ने से न्यायालय कार्य में बोझ से दब गए। यूरोपीय न्यायाधीश अक्सर भारतीय परंपराओं एवं तौर तरीके से परिचित नहीं होते थे। फलतः निष्पक्ष न्याय की संभावना नगण्य हो जाती थी। परंपरागत न्याय प्रणाली पंचायत, जमींदार, काजी, फौजदारी तथा नाजिम इत्यादि के स्थान पर यूरोपीय न्यायाधीश आ गए, जो भारतीय रीति रिवाजों तथा परंपराओं से अनभिज्ञ थे। झूठे साक्षी, फैसलों में देरी नई व्यवस्था का प्रमुख लक्षण थी। ठीक है,
तो ये आपने देख लिया नकारात्मक पहलू, और क्या देख लिया, सकारात्मक पहलू। तो कर्नवालिस की न्यायिक व्यवस्था का विश्लेषण करने के लिए बोलेगा, तो ये सकारात्मक पहलू आप बता दीजिएगा, और नकारात्मक पहलू बोलेगा तो ये सारे पॉइंट आप थोड़ा ध्यान में रखिए। ठीक है, वीडियो को 2 से 3 बार सुनिए और खुद भी PDF को पढ़िए, जहाँ जहाँ जो पॉइंट याद करने वाला, जो पॉइंट ध्यान में रखने वाला, उस पर ध्यान आप अपना आकर्षित कीजिए। विलियम बेंटिंक के अंतर्गत न्याय व्यवस्था में सुधार। कर्नवालिस द्वारा निर्मित प्रांतीय अपीलीय तथा सर्किट न्यायालयों में काम बढ़ जाने के कारण बहुत से कार्य लंबित हो गए थे। कर्नवालिस ने जो प्रांतीय अपीलीय तथा सर्किट न्यायालय को जो स्थापना किया था, इसमें काम ज़्यादा बढ़ गया था, तो बहुत से कार्य विलम्ब हो चुके थे। आगे देखिए, बेंटिंक ने ये न्यायालय बंद कर दिया तथा इनका कार्य दंडानायकों तथा कलेक्टरों को दे दिया। तो न्यायालय में जो भी कार्य का बोझ बढ़ गया था, इसके लिए बेंटिंक ने क्या किया, इन न्यायालय के जो कार्य थे इसको बंद कर दिया और दंडानायकों तथा कलेक्टरों को इन सारा कार्य दे दिया। ठीक है, आगे देखिए, राजस्व तथा सर्किट कमिश्नर के अधीन होते थे। ये जो दंडानायक और कलेक्टर का जो कार्य दिया था, ठीक है, तो ये और जो भी दंडानायक और कलेक्टर थे, ये किसके अधीन कर दिए थे, सर्किट कमिश्नर के अधीन। दिल्ली तथा आधुनिक उत्तर प्रदेश के लिए पृथक सदर दीवानी तथा सदर निजामत अदालत इलाहाबाद में स्थापित कर दी गई। दिल्ली और यूपी के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए पृथक सदर दीवानी अदालत, सदर निजामत अदालत कहाँ स्थापित किया गया, इलाहाबाद में। ठीक है, यह है विलियम बेंटिंक के अंतर्गत न्यायिक सुधार। विलियम बेंटिंक ने जो न्यायिक सुधार किया है, थोड़ा ध्यान देते चलिएगा। आगे चलिए, न्यायालय की भाषा फारसी थी, परंतु अब यहाँ स्थानीय भाषा फारसी के विकल्प के रूप में प्रयुक्त की जाने लगी थी। तो फारसी, न्यायालय की भाषा क्या थी, फारसी थी, लेकिन अब स्थानीय भाषा में भी न्यायालय की कार्यकाज सुचारू रूप से चल रही थी। किसके समय में, विलियम बेंटिंक के जो न्यायिक सुधार हैं। तथा उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी का प्रयोग किया जाने लगा। उच्च न्यायालयों में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था, अंग्रेजी का। ठीक है, अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता था। और आपको पूछेगा कि न्यायालयों की भाषा कौन सी थी, आमतौर पर तो फारसी थी। उच्च न्यायालय में कैसी भाषा का प्रयोग किया जाता था, अंग्रेजी। बेंटिंक के न्यायिक सुधार के अनुसार स्थानीय भाषा प्रयुक्त की जाने लगी थी। हाँ, तो स्थानीय भाषा का प्रयोग किया गया था। योग्यता प्राप्त भारतीयों को मुंसिफ नियुक्त किया गया। मुंसिफ के पद पर जो भी योग्य भारतीय थे उसको रखा गया, जो कि सदर अमीन के पद तक पहुंच सकते थे। और ये जो मुंसिफ कहाँ तक पहुंच सकते थे, सदर अमीन के पद तक, यानी सदर अमीन तक का भी पोस्ट दिया गया था किसको, भारतीयों को, जो योग्य होते थे। तो यहाँ पर आप समझ गए। अगला टॉपिक है सिविल सेवाएं। ठीक है, अगला टॉपिक है सिविल सेवाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं सिविल सेवाएं, लेकिन अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।